नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर। सर की एक वेबसाइट है जिसका नाम है दृष्टिकोण.com। उस पे वीकली सर आर्टिकल्स लिखते हैं। दे आर वेरी वेल क्या बोलते हैं, सर्कुलेटेड, अप्रिशिएटेड। सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। वंस अ वीक एक ही आर्टिकल लिखते हैं, पर वो ऐसा आर्टिकल होता है कि धुआंधार होता है। मतलब एंड एवरीबडी हु रीड्स इट, और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग उन आर्टिकल्स को पढ़कर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे। बट नॉनदलेस मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। जी, सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू गायत्री। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। हमेशा आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। थैंक यू। जी, सर आना अच्छा भी लगना चाहिए, आफ्टर ऑल मैं आपकी जूनियर हूँ स्कूल से। जी। वो एक और बात है। वो एक और बात अभी है। अच्छा लगता है। जी, वी शुड सरप्राइज़ आवर स्कूल पीपल विद आवर यूनी, है ना? वी शुड बी जस्ट एक दिन पहुँचना चाहिए कि देखो हम लोग कितने क्या बोलते हैं, कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए लोग एकदम से अचानक से मिल गए। जी। आई नो मैंने वहाँ वो इंडिया में काफी लोगों को बताया ये बात, तो बड़े प्राइड के साथ। जी, प्लेज़र इज़ माइन सर, प्लेज़र इज़ माइन। सो आज जो हम लोग मुद्दा लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इट इज़ फाउंडेड, जो भी हम बात करने जा रहे हैं, ऑन लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ एम्पिरिकल एनालिसिस। मतलब बहुत सारे उसके एविडेंसेस हैं, ऐसा हवा-हवाई बातें नहीं हो रही हैं। जो लोकसभा इलेक्शंस थे, वो भारत के मंदिरों के से कनेक्टेड थे। क्यों, क्या, कैसे? जानकर अचंभित हो जाएँगे। दूसरा, क्योंकि खुद मोदी जी भी यहाँ पर गलती करके, अमित शाह ने तो और भी जब बड़ा ब्लंडर किया। जेपी नड्डा जी बातों को कन्वे नहीं कर पाए, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी बीजेपी आईटी सेल को अब थोड़ा-सा गियर अप करने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं ये बोलूँगी कि आप काम-धंधा बंद कर दीजिए, आप बीजेपी आईटी सेल को बंद कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम जैसे लोग आकर बता रहे हैं चीज़ों को, तो फिर आप किस लिए हैं वहाँ पर? एनीवेज, दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज बीजेपी वर्सेस आरएसएस बहुत चला है, और ऐसा लग रहा है बीजेपी ने अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो बीजेपी में दो धड़े हो सकते हैं। बीजेपी कैन ब्रेक इन टू पार्ट्स बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंटरनल टर्मोइल गोइंग ऑन। मुझे लगा था छोटा मोटा है, एंड वी आई हैव बीन अवॉइडिंग टू टेक अ सेशन ऑन दैट और डू अ शो ऑन दैट, बट ऐसा लग रहा है कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। Sir, a very warm welcome again. The थैंक यू platform is सो yours. मच। थैंक यू गायत्री। तो पहले हम एड्रेस करते हैं ये गोल्ड, जो जो टेम्पल से रिलेटेड जो इशू है। हम बहुत लोग नहीं जानते कि वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट केम आउट, जो मोदी जी ने बोली थी, वो मंगलसूत्र के बारे में थी। वो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे ज्ञानी लोग जो हैं भारत में, उनको वो बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे मंगलसूत्र आपके उठा लेंगे, कांग्रेस वाले ये बोल ही कैसे सकते हैं, और वो भी उनको दे देंगे जो घुसपैठी हैं। इसको समझने की जरूरत है थोड़ी। इंडिया का जो रियल प्राइज है ना, जो रियल प्राइज है वो वही है जिसकी वजह से इतने सारे इन्वेडर्स हमारे कंट्री में आए थे। वो है गोल्ड। जब सोमनाथ को अटैक किया, टेम्पल्स को अटैक किया, वो गोल्ड के लिए आए थे, और वो गोल्ड आज भी बहुत है। इंडिया का जो सबसे मेन प्राइज है वो है हाउस होल्ड एंड टेम्पल गोल्ड। इंडिया के हाउस होल्ड्स के पास 27,000 टन गोल्ड है। इंडिया का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 800 टन के हैं। इंडिया का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व जो 800 टन का है, दैट पुट्स इंडिया एट नंबर 9 इन द वर्ल्ड। अगर हम पहले 10 को वो इंडिया को निकाल के बाकी 9 जो हैं उनका अगर गोल्ड जोड़ें, तो दैट विल बी नॉट मोर देन 23,000 टन्स। मतलब इंडियन हाउस होल्ड्स के पास उतना गोल्ड है जितना बाकी टॉप 9 कंट्रीज का मिलाकर नहीं है। ये सिर्फ हाउस होल्ड गोल्ड है। जो टेम्पल गोल्ड है, दैट दे आर सेइंग इज अराउंड 10,000 टन्स। अगर इन दोनों का मिलाया जाए तो जो इंडिया का सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है ना, सिर्फ जो हाउस होल्ड्स, मोस्टली हिंदू हाउस होल्ड्स एंड द टेम्पल गोल्ड, द हिंदू टेम्पल गोल्ड, ये मिलाकर इंडिया की जीडीपी के आसपास बनता है, अराउंड $3 ट्रिलियन से ऊपर है। सो रियल प्राइस इंडिया का उसका गोल्ड है, राइट? अब आप इसको एक अच्छी नजर से देखो और एक
एक बुरी नजर से देखो। आप ये देखो कि ये गोल्ड कैन बी इजीली यूज्ड बाय एनीवन who has a good intention to really rock the world, इन द सेंस के डी डॉलराइजेशन का जितना जो दारोमदार है ना, वो सिर्फ एक कंट्री खुद अपने गोल्ड के बेसिस पे कर सकती है। इसलिए अगर हम देखें, अगर यूएस हूं और मैं अगर देखूं इंडिया को विद सच अ लार्ज डिपॉजिटरी ऑफ गोल्ड, मैं कहूंगा कि ये एक कंट्री और वो इंसान जो इस कंट्री को लीड कर रहा है, दैट वन पर्सन कैन एक्चुअली सिंगल हैंडेडली almost do the de-dollarization for the world, and that is very very important. ये एक तरफ से अगर मैं देख रहा हूं, दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं तो वो हैं जो करप्ट हैं, वो कहेंगे कि क्यों ना हम इस पूरे गोल्ड के ऊपर अपना कब्जा जमा लें। तो कैसा करना चाहेंगे वो कहेंगे हम ये सारा का सारा गोल्ड इकट्ठा करके इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू नॉर्मल पुअर पीपल and to the minorities and to people who are at the lowest rung. क्या यही नहीं कहा कि कांग्रेस ने यही तो कहा था कि हम सर्वे करेंगे, एक वेल्थ सर्वे करेंगे और उसके बाद हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट करते हैं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने साफ एक नहीं 3 बार कहा था कि भारत की वेल्थ के ऊपर पहला हक जो है मुस्लिम्स का है। और वो जब ओबीसी और बाकी लोगों को जब ऐड करते हैं ना, तो एक्चुअली दैट इज मोर प्रॉक्सी फॉर so one minority only. They are not going to talk about Jains and Parsis and all that, who are also part of minorities, who are actually a bigger minority. पर वो हमेशा बात करते हैं मुस्लिम्स की। और जब हम उनका ये मुस्लिम फिक्सेशन अगर देखें कांग्रेस का, तो हम ये देखते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो कौन लोग आ रहे थे, उन्होंने रोहिंग्यास को रिकॉर्ड मात्रा में, रिकॉर्ड नंबर्स में इंडिया में घुसाया। और ये कौन है रोहिंग्यास? एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक प्रो हिंदू या प्रो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की खुद की रिपोर्ट है कि रखीन प्रोविंस ऑफ म्यांमार में जो ये रोहिंग्या थे, उन्होंने एक हिंदू जेनोसाइड किए थे। एक नहीं, वो काफी बार किया। उन्होंने एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने 100 से ऊपर लोगों को एक गांव के अंदर एक लाइन में लगाकर गोलियां मार के उनको वहां लाइक उनकी ग्रेव्स में मार दिया था। एंड दिस इज नॉट एनीबडी एल्स, इट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल देमसेल्व्स सेइंग। वो लोग जो हिंदूज का जेनोसाइड किया है जिन्होंने, उनको यूपीए ने अंदर घुसा दिया। जो घुसपैठियों की बात करते हैं ना, वो नॉर्मल घुसपैठिए नहीं है, वो हैं जो अपने ही घर में जिन्होंने हिंदूज का जेनोसाइड किया है। उन लोगों को यूपीए ने हिंदुस्तान के अंदर घुसाया, उनको सब कुछ दिया, उनको रहने का घर भी दिया, उनको वो आधार कार्ड भी दिया, सब कुछ दिया। अगर उन लोगों को हिंदू टेम्पल्स और हिंदू हाउस होल्ड्स के गोल्ड का पहला हक होगा, तो आप समझ सक रहे हैं कि हम वो क्या बात कर रहे हैं। जब मोदी जी ने मंगलसूत्र आपका उठा लेंगे और घुसपैठियों को दे देंगे कहा था, उसका अर्थ ये था। पर ये कौन समझाएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो उसका आज भी गोल्ड है। आज भी इतना लुटने के बाद भी आज गोल्ड है। तो ये जो सारा जो बहस चली, वो इसलिए चली क्योंकि बोलने वाला और समझने वाला में बहुत ज्यादा वो अंतर आ गया था। क्योंकि जो तो समझ रहे थे, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको तो कांग्रेस रीच आउट कर रही थी, और जो जिसने ये स्टेटमेंट बोली उसकी बात समझाने के लिए कोई था नहीं। आप वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स जो आप दिखा रहे हैं, अगर दोनों को अगर आप मिला लो तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ वेरी वेरी सिनिस्टर प्लान ऑफ समवन हु वांट्स टू टेक अवे ऑल द गोल्ड, ताकि इंडिया कभी भी फ्यूचर में
डी डॉलराइजेशन की थ्रेट कभी बन ही ना सके। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा, गद्दाफी ने जो वो कर्नल गद्दाफी जो था लिबिया का प्रेसिडेंट, वो अफ्रीका में एक अफ्रीकन करेंसी फ्लोट करना चाहता था। उसके पास सिर्फ 1,000 टन गोल्ड था, 1,000 टन गोल्ड। उस 1,000 टन गोल्ड के बेसिस पे उसकी ताकत से वो एक अफ्रीकन करेंसी स्टार्ट करना चाहता था। वहां अफ्रीका में, वो लिबिया में, जब यूएस ने अटैक किया, स्पेशली हिलरी क्लिंटन के वो जो ईमेल्स पाए गए हैं विकी लीक्स में, जो फ्रांस के साथ हुआ था, वो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट मित्रा था, उसके साथ उनकी वो कॉन्वर्सेशन जो थी, फ्रांस France and US came together to attack Libya just because of the gold and the threat of the African currency in Africa, which was going to actually challenge the dollar within Africa. उन्होंने उसको अटैक किया। वो कंट्री जहां पर हर इंसान को एजुकेशन का फ्री लोन, रहने का, खाने का इतना कुछ मिलता था, वो कंट्री ऐसे पॉइंट पे आ गई जहां उसका सारा गोल्ड ले लिया गया। गोल्ड लिटरली उठा के ले गए, और वो कंट्री ऐसे पॉइंट पे आ गई, वहां सड़क पे लोग स्लेव्स बेचे जा रहे थे। ये मैं बहुत साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं अभी रिसेंट बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, ये चीज पहले हो चुकी है। 1,000 टन गोल्ड के लिए उन्होंने एक अच्छी रसी बसी कंट्री को उठा के एक सेक्स स्लेवरी लाइक वाली कंट्री बना के रख दिया विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 years। आपको अंदाजा है कि भारत के साथ क्या हो सकता है विद 37 to 40,000 टन ऑफ गोल्ड? सिर्फ टेम्पल का गोल्ड ही 10,000 टन है, जो कि उससे 10 गुना ज्यादा है जो गद्दाफी के पास था। तो ये इस बात को समझाएगा कौन? क्योंकि वो बीजेपी की जो वो नॉर्मल जो वो कम्युनिकेशन जो आउटलेट्स थे और जो उनके टूल्स हैं, वो तो फेल हो गए। उनसे ज्यादा तो वो कांग्रेस ने समझा दिया। नॉर्मल इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस होल लिंक। इट वाज अ वेरी क्लियर थिंग। पर पर अगर उसको ढंग से देखो, या तो सी किसी भी सोसाइटी के पास दो चॉइसेस होती है, या तो आप पॉलिटिक्स को एज अ मॉरल स्टांस लेके चलो, या एज रियलिस्टिक स्टांस लेके चलो। बहुत लोगों ने ये कहा है, और खासा मैकियावेलिन जो मैकियावेली था उसने भी ये कहा, और जो चाइनीज वो इतने सारे पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने भी कहा, when it is time for war, when the war is happening upon you, at that time you have to be realistic. आप ये अगर आप अपना ही एक स्टैंडर्ड बना देंगे, मॉरल स्टैंडर्ड, तो आपको उसी मॉरल स्टैंडर्ड पे दूसरे लोग मार मार के बुरा हाल कर देंगे। सॉल अलिंस्की एक था, एक लेफ्टिस्ट थिंकर था, पॉलिटिकल थिंकर। उसने किताब लिखी थी रूल्स फॉर रेडिकल्स। उसमें ये था कि मेक योर ओपोनेंट लिव अप टू देयर ओन रूल बुक। तो अगर हम अपने ही उल्टे सीधे मॉरल स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, नहीं पीएम ऐसी बात कर ही नहीं सकता, पीएम वो हमें सच नहीं बता सकता, और बताना है तो ऐसे आराम आराम से बताएगा। आपको कोई बंदा बिल्कुल खरा सच बता रहा है, वो अलग बात है कि उसके बाकी के जो कम्युनिकेशन टीम है वो पूरी फेल्ड है, वो तो उस बात को पूरा समझा ही नहीं पा रही जो उस इंसान ने बता दिया। पर हमारे मॉरल स्टैंडर्ड इतने बड़े हैं कि हमारा ही मॉरल स्टैंडर्ड हमारे खिलाफ यूज करके हमारे ओपोनेंट्स हमको हमारे ग्रेवयार्ड तक, हमारे वो क्रिमेशन ग्राउंड तक ले जाएंगे। भारत के साथ यही हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इतने भूल चुके हैं कि भारत के साथ, भारत इस समय पीस टाइम में नहीं है, ना भारत ना दुनिया। लाइक ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है अगर हम से उसको देखें। वी आर नॉट इन अ टाइम, अ पीस टाइम। सो व्हेन यू आर इन फैक्ट इंडिया वाज नेवर इन पीस टाइम। मतलब अगर हम देखें पिछले 1,000 साल से, when you are in such a situation, at that time you have to be realistic that the other person
will use all the ways, especially your own moral standards, your own rule books, to beat you up to death. That is what these guys are doing. और हमने ये totally साम दाम दंड भेद। गीता 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 हमारे पास है, पर उसको इम्प्लीकेशन वो करते हैं। आई हैव हर्ड कपल ऑफ पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली, नॉट फ्रॉम द क्रिश्चियंस, एग्जैक्ट एप्लीकेशन है गीता की, एग्जैक्ट वर्बेटम। जाकिर नाइक तो गीता लेकर घूमता है, खुद उसने अपने वो सर्मन्स वगैरह में बोला है उस पे, क्योंकि मैंने एक बार शो भी किया था। तो साम दाम दंड भेद, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वी आर इन वॉर। See, the thing is, या तो आप ये समझ लो कि यू आर ऑन द मेन्यू, या आप टेबल पे बैठ के उसके बारे में कोई बात करो. So either you are looking at the menu or you are on the menu. We are actually, Hindus for such a long time have been on the menu, and the world has been working in a way that it can actually like bring them down, but nobody is talking about. कोई बात नहीं करता. See, जब आप लड़ाई के मैदान में, वो गीता में जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि उठो पार्थ, अब अपनी गांडीव संभालो, तो उस सेकंड चैप्टर में वो अर्जुन बोल देता है कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता. तो वो जो उनका पूरा जो ज्ञान था वो इसलिए था कि अगर संन्यास ही चाहिए था आपको, संन्यास का टाइम तो था, लड़ाई से पहले था, तब तो आपने वो कभी नहीं गए वो पीस मांगने के लिए, वो नेगोशिएशन करने के लिए. हम हर बार श्री कृष्ण गए ना, और हमेशा ह्यूमिलेट हुए, फिर भी गए, जानते थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर भी गए. जबकि बोथ पांडव और कौरव दोनों के दोनों तो लड़ाई करना ही चाहते थे ना. कहते हैं अगर संन्यास का ही अगर सोच रहे थे तो पहले था ना टाइम. जब संन्यास का टाइम था तब आप संन्यास ही नहीं लेना चाहते थे, तब आप लड़ना चाहते थे. अब आप बैटल फील्ड पे आए हो, अब आप लड़ना नहीं चाहते, अब आप संन्यास लेना चाहते हो. जहां आप हो उसका सत्य तो समझो. अगर आपको संन्यास चाहिए तो ये टाइम नहीं है संन्यास का, और अगर आपको संन्यास ही चाहिए तो आप ये बात छोड़ दो कि आप एक नॉर्मल एक वो अपना फैमिली को वो बढ़ाने वाले एक हिंदू भी हो, बिकॉज हर चीज चली जाएगी. एक पार्टीशन से पहले जो हुआ भारत में, पंजाब में जो हुआ और जो बंगाल में हुआ, उन लोगों को क्या नहीं पता था उनके साथ क्या होने जा रहा है. जब वो हुआ, वो सब कुछ हुआ उनके साथ, खुद जो जो माँ बाप थे उन्होंने अपनी बेटियों को, वो हस्बैंड उन्होंने अपनी वाइफ्स को खुद मारा है. इतने सारे वो टेस्टिमनीज हैं, मेरी तो खुद फैमिली वहां से आई थी. इतने सारे टेस्टिमनीज हैं अबाउट हाउ those people killed their own wives and sisters, क्योंकि उनके पास और कोई चारा था नहीं. ये रियलिटी है, ये रियलिटी है. आप कब तक भागते रहोगे इससे, कब तक आप देखोगे नहीं. क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो अच्छे नहीं होते. इंसान बहुत अच्छे होते हैं, उनकी अच्छाई पे आपको विश्वास करना चाहिए. You should always believe in the good of others, but when the ugly in the other person comes knocking at your door, जब उसकी बुराई आपके खुद दरवाजे पे आपके वो दस्तक करे, तब आप कम से कम तैयार रहो, क्योंकि वो आपको छोड़ेगी नहीं. एक बड़ा अच्छी कहानी थी, वो कहानी नहीं है एक्चुअली, रियलिटी है, वो फैक्ट है. वो सेठ कल्याण दास होते थे, उनके पास बहुत बड़ी मैंशन थी मुल्तान में, और एक बहुत बड़ी मैंशन थी वो डेरा इस्माइल खान में. वो बहुतों का बहुत भला करते थे. वहाँ के जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों जो थे, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे उनके पास वो रिजॉल्व कराने के लिए. वो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो जश्न मनाते थे, और वृंदावन से रासलीला करने के लिए लोग आते थे. उनके लिए हलवा पूरी कचौरियां बनती थी, सबके लिए, पूरे गांव वालों के लिए. जब 5 मार्च 1947 को जब वहां दंगे शुरू हुए मुल्तान में, तो वो अपने घर में बैठे थे विद
सैफुद्दीन किचलू, उस समय उन्होंने देखा ये मॉब आया, उन्होंने कहा मैं अभी जाके इनसे बात करके इनको रफा दफा कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है। वो नीचे गए उनसे बात करने के लिए। इससे पहले को अपना मुंह खोलते, पहले तो उनको मारा, उनको काट काट के उनका वो पूरा शरीर उनके वो दरवाजे पे रखा, फिर अंदर गए, उनकी बीवी बच्चों को मारा, फिर सैफुद्दीन किचलू को बाहर निकाला। तब उनको पता चला कि ये जो मुस्लिम है, तो उन्होंने मार मार के उनको भगा दिया। मैं ये सोचता रहा इस पूरी कहानी के बारे में कि उनकी अच्छाई सिर्फ हलवा पूरी कचौरी तक की वो क्यों रह गई? क्यों नहीं वो ऐसा कुछ कर पाए? वो क्या जानते नहीं थे? उनको तो पता होगा ना, सैफुद्दीन किचलू को तो पता होगा कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड क्या करने जा रहे थे। फिर भी वो चुप क्यों रहे? फिर भी उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? उन्होंने कोई अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो ये सोचते थे कि दूसरों की अच्छाइयों के बारे में। आप सोचो, पर जब वो आपके घर के दरवाजे पे आपको काटने के लिए आ जाएं, तब कम से कम तैयार तो रहो। मंगलसूत्र के बारे में उनकी वो जो स्टेटमेंट थी, वो आपको इतनी बुरी लगी। जिस दिन वही रोहिंग्या जिनको दिल्ली में और जिनको जम्मू में और बाकी शहरों में बसाया है, जिस दिन उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने अपने घर में म्यांमार में किया था, तब आप क्या करोगे? तब आपको याद नहीं आएगा कि हमें कितना बुरा लगा था। तो there are times for morals and there are areas for morals and there are times and areas for reality, facing reality. जब आप वॉर जोन में हो, तब आप संन्यास के बारे में बात मत करो। Agree. And I'm stunned with examples like this. I've heard many examples and it is very shocking. और उसके बावजूद बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और ये जो जिन्होंने कमेंट किया था ना सर, स्पेशली ऑन मंगलसूत्र, दैट वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ये उनमें वो लोग थे जिनको किसी को चांसलर की पोस्ट नहीं मिली, किसी को डायरेक्टर की पोस्ट नहीं मिली, मतलब दे वर टेकिंग आउट देयर पर्सनल ग्रजेस, यूजिंग द टाइम टू टेक आउट द पर्सनल ग्रजेस. This is when we are in times of war. प्लीज स्टैंड विद योर लीडर, स्पेशली द वन जिसके दिमाग में सिर्फ एक है, भारतीय और हिंदुओं की। वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हिंदुओं के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए क्या किया। जितना वो कर रहे हैं पीछे से, वो लोगों को अंदाजा भी नहीं है। यस, वी ऑल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, क्योंकि हमको 10 साल मुश्किल से मिले हैं, तो हम चाहते हैं कि उन 10 सालों में सब कुछ हो जाए फटाफट फटाफट फटाफट। दे थिंक ये 10 सालों में सब, आई मीन एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम 1857 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और Right, 1858, राइट? तब से right, लेकर वो भी, दैट वाज, हम जब वो ट्रेस कर सकते हैं, और वो सोचिए उससे पहले कितना पहले प्लानिंग करते रहे होंगे। right, 1857 एंड दिस इज 2024। अभी आपने 10 right. साल दिए, एक दो टर्म्स और दे दो। हम इतनी बातें बता रहे हैं, इतना सब खोल के रख रहे हैं, आप कांग्रेस को भी ले आओगे तो क्या कर लेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे वो हमने देख लिया। इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, अंबानी जी के वो शादी में वो कपड़े भी पहन लेंगे, बड़ी बात होगी, ढंग के अच्छे वाले, Hmm. राइट? जो अभी जिसको लेकर प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया आया है, या बाकी लीडर्स के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक सर। Hmm. इस वक्त बीजेपी और आरएसएस में काफी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसा आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि इफ द प्रॉब्लम इज नॉट करेक्टेड, इफ द करेक्टिव कोर्स एक्शन इज नॉट टेकन, देन बीजेपी माइट स्प्लिट इनटू टू। जी। सी मेरा मैं ये मानता हूँ, मैं जब भी किसी इवेंट या किसी चीज़ को इवेल्युएट करता हूँ, मैं उन लोगों की इंटेंशन के बारे में हमेशा सोचता हूँ। वो इंसान कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, उसको पहले मद्देनजर रखता हूँ, फिर मैं इवेंट को मैं इवेल्युएट करता हूँ। तो अगर मैं पिछले 5 साल में अगर देखूं और मैं ये देखूं कि मोदी जी काम कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं और क्या जानते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मुझे एक एक ना बड़ा विरोधाभास लगता है इस पूरे सिचुएशन में और जिस तरह वो मोदी जी हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मोदी जी के पास इंफॉर्मेशन एक जगह से नहीं आती, बहुत जगहों से आती है। वो हम सब जानते हैं कि ही हैज अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी बेसिस पे वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो और कोई सोच नहीं सकता। हम ये जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ बेसिक फंडामेंटल गलतियां हुई हैं या वो गैप्स हुए हैं फ्रॉम द हिंदू वोट स्टैंड पॉइंट। सबसे बड़ा
था वेस्ट बंगाल का जो वोटर है उसका उसको छोड़ देना उसके हाल पे, क्योंकि वो एक उनके साथ वो हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे कहीं और। उनको इतना मारा गया और वो संदेश खली ने तो बहुत क्लियर कर दिया कि वहां क्या चल क्या रहा था। उसके बावजूद वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया गया, ये कह के कि वो मतलब ये सोचते हुए शायद कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, पर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा तो है ना। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, राइट? कि अगर कि, कि अगर एक स्टेट के अंदर गवर्नेंस फेल हो जाए और लोगों का ख्याल ना कर सके और जानबूझ के गलत लोगों का साथ दे, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। और जितना ज्यादा हम डिले करते जाएंगे उतना ज्यादा ये जो वृक्ष है ये और फैलता चला जाएगा, उसके रूट्स फैलते चले जाएंगे वहां पर, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा मिस था। फिर और बाकी चीजें थी वो जो लोगों की के बारे में बहुत बोला गया, लोगों ने बहुत बोला उसके बारे में। नुपुर शर्मा का केस, कन्हैया लाल का केस, वो भी था। हालांकि मैं वो नुपुर शर्मा के केस को गलत नहीं मानता वो जिस तरह से हैंडल किया गया, बिकॉज देयर वर मेनी मेनी लेयर्स टू इट। बट देयर आर मेनी हिंदूज नाउ जो ये मानते हैं कि जो बीजेपी के पिछले 5 साल थे उसमें काफी कुछ मिस हुआ फ्रॉम द हिंदू वोट स्टैंड पॉइंट। सी, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो पार्टीज होती हैं ना उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। आप चाहे मैक्रो को ले लो, चाहे यहाँ बाइडेन को ले लो, चाहे ट्रंप को ले लो, चाहे यूके में आप वो नया जो उनका प्राइम मिनिस्टर आया उसको ले लो, ऋषि सुनक को ले लो। सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने जो मिशन स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वो काम करते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कांग्रेस का जो है जो अपनी मिशन स्टेटमेंट, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी की अपनी है, जनसंघ के टाइम से चलती आ रही है। उन्होंने अपनी बातें बड़ी साफ बोली हैं, तो उसमें हैरानी की बात नहीं है। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका वोट बैंक है, वो ये कहता है, वो ये समझ गया, लाइक इस समय समझाया गया उसको वो डिफरेंट डिफरेंट वे से बाय ऑपोजिशन एंड अदर पीपल हु आर आल्सो saying that they are part of the बीजेपी इकोसिस्टम, बट वो नहीं थे। उन्होंने ये समझा दिया कि भाई हिंदूज के खिलाफ है जो बीजेपी है, वो स्पेशली जो मोदी वो गवर्नमेंट रही है पिछले 5 साल में, वो खिलाफ हो या ना हो, बट एक चीज जरूरी है, क्योंकि हिंदू फिर भी प्रताड़ित हुआ है और उसको ये रोक नहीं पाए। तो मेरे नजर में जब मैं ये देखता हूं ये पूरा व्यू, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी में एक एक तरह का मोर हिंदू वोट से जुड़ा हुआ, मोर रेडिकली या मोर स्ट्रांगली जुड़ा हुआ एक ग्रुप शायद मेरी नजर में आगे जाके शायद वो निकलने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि जो मोदी जी हैं और जो उनके साथी हैं वो ज्यादा मॉडरेट हो गए। तो ये मेरे को सेंस, जब मैं भारत गया मेरे को वहां ये लोगों से बात करते करते, वो ऐसे बोला नहीं किसी ने, पर जब मैं एवेल्युएट कर रहा था उनकी बातें तो मेरे को ये सेंस लगी कि अब बीजेपी के अंदर एक दो तरह के एक व्यू पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। उनका जो अगर हम देखें उनका जो विरोधाभास जो आरएसएस के साथ हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारे इंटरनल उनके मैगजीन्स में भी आर्टिकल्स आए हैं, वो ये है कि इस इलेक्शन में ऐसा हुआ कि बीजेपी ने आरएसएस को बुलाया ही नहीं, उनके साथ बात ही नहीं की, उनको यूज ही नहीं किया। जो आरएसएस के जो कर्मचारी जो कार्यकर्ता थे जो चाहते भी थे उनके लिए कुछ करना, उनको उनसे भी उन्होंने बात नहीं की। और वो इसलिए था जो कैंडिडेट्स जो थे लोकल लेवल पे, वो उन्होंने अपना जो दायित्व था वो पूरी तरह से नहीं निभाया। जो उनको काम करना चाहिए था लोकल लेवल पे वो उन्होंने नहीं किया, ये सोच के कि मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो ना। आप अगर अपना काम नहीं करोगे और आप आरएसएस को भी उठा के धक्का दे दोगे, तो आप मुझे बताओ कि
आपका इंटरनल इकोसिस्टम तो खराब हो रहा है ना। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि बाहर से जो लोग आए थे बीजेपी के, वो बीजेपी का जो एक ईथॉस है, जो सोचने का तरीका है, जो ट्रेनिंग का तरीका है, जो डिसिप्लिन है, उससे लाइक वो जानकार नहीं थे। अगर वो उस डिसिप्लिन से, उस ईथॉस से अगर निकले होते, तो वो कभी वो काम ना करते जो जो बाकी लोगों ने किया, जो कि था आरएसएस को साइडलाइन करना। तो ये एक तरह का एक गैप जरूर बना। और इसमें मतलब ये भी था कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहले वो किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मेरे को स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कहा पहले इन्होंने बजरंग दल को साइड पे किया, फिर इन्होंने वीएचपी को साइड पे किया, अब इन्होंने आरएसएस को साइड पे कर दिया। ये बात जो इंटरनल लोग हैं अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि अंदर एक तरह का थिंकिंग वो पैदा हो रही है या पनप रही है, जो ये सोचती है कि जो आज की बीजेपी है वो बीजेपी नहीं है या वो जनसंघ नहीं है जो स्टार्ट हुई थी। तो दे आर people who think they are more purist and who want to take it in a different way than it is. See, मैं हर किसी को ये बात समझाता था कि इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज कि आप पावर को कैसे हासिल करते हो, आपके पास वो नॉलेज और वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। पहले पावर हासिल करना एक चीज होती है, दूसरी चीज होती है पावर जब हासिल कर लो उसके बाद उसको जीतते रहो। तीसरी चीज होती है जब ये जीत रहे हो पावर, उसको पावर को एक्सरसाइज करने के लिए आप खुद जीवित रहो। 3 चीजें हैं हमारे यहाँ भारत के अंदर। तीनों पॉइंट पे लोगों को साइडलाइन किया गया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। आपने एक बार जीता, आपको दोबारा नहीं जीतने दिया। आप आए, आप जीत रहे थे, आपको वो पार ही कर दिया बिल्कुल। तो इन 3 अगर चीजों में देखूं तो मोदी जी सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने सारे हमारे भारत के जो लीडर्स थे उन सबकी जो गलतियां और जो वीकनेसेस थी उन पे उन्होंने विजय पाई है। बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पावर जीत सकते हैं। बीजेपी में वाजपेयी जी से पहले तो, और इनफैक्ट मोदी जी से पहले ढंग से तो पावर किसी ने जीती नहीं थी। फिर पावर जीतने के बाद आप लगातार पावर जीतते रहो, और पावर जीतते रहो और दुनिया को वो अंगूठा भी दिखाते रहो, और उसके बाद जीवित भी रहो। ये कार्य उतना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं इसको। तो टू टू वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो ब्रेक अवे करेंगे या वो अपना एक वो ग्रुप बनाएंगे, वो इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि आप पहले अपने मोहल्ले की इलेक्शन तो जीत के दिखाओ। तो भारत की इलेक्शन जीतना और जीतते रहना और फिर उसके बाद जीवित भी रहना उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए और दुनिया के साथ टक्कर भी लेना, ये इतना आसान नहीं है। आप ये समझो, मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जब औरंगजेब था उस समय शिवाजी और गुरु तेग बहादुर दोनों थे भारत में। डिस्पाइट दैट औरंगजेब ने दोनों के जो पुत्र थे उनको उसने मरवाया। वो भारत को औरंगजेब मुक्त नहीं कर सके थे। ये इंसान जो है वो भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहा है। ये इतना आसान नहीं है। एग्री। जीवित रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमने ट्रम्प का मैटर देख लिया, पुतिन का देख लिया, मोदी का देख लिया। शायद मैं बोलूँ कि भगवान जी की कृपा है इन लोगों के ऊपर, नहीं तो जिस तरीके से पुतिन के ऊपर भी अटैक्स होते रहे हैं, ही इज़ सो क्लोज़ली गार्डेड। ट्रम्प सर्वाइव्ड द अटैक, मोदी जी के ऊपर भी होते रहे हैं। योगी जी पे ऑलरेडी निगाहें पड़ चुकी हैं, दे डू नॉट वांट टू लेट हिम कम अप कम व्हाट में। योगी जी के ऊपर भी वैसे ही खतरा है, इनफैक्ट भयंकर खतरा है। यू राइट सर।
तो So इसलिए this मैं is कहता हूँ one कि thing. बीजेपी को आगे थोड़ा वो सोचना पड़ेगा, सक्सेशन प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और ढंग से वोटर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा बाय द लोकल कैंडिडेट्स। लोकली उनको काफ़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है और जो भारत के जो एजुकेटेड लोग भी हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है वो एक लीनियर मोरालिटी में सोचते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त है, जो ये बात कर रहा था वहाँ महाराष्ट्र के बारे में। तो उसने कहा कि पिछली बार मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके गया बीजेपी को वोट देने के लिए। इस बार मैं सिर्फ 20 मिनट दूर था, वो इलेक्शन का जो सेंटर था, मैं वहाँ भी नहीं जा पाया क्योंकि उसके दिमाग में अजीत पवार के बारे में बात चल रही थी कि अजीत पवार को उन्होंने कैसे बीजेपी में इंक्लूड कर लिया। तो मैंने कहा कि अगर मैं तेरी बात को अगर समझूं तो मैं ऐसे समझता हूं कि शरद पवार, जिनको बहुत लोग ये एलेज करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था और वो वो इतने भी वो सीधे वो नहीं है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम वो शरद पवार, जो पावर सेंटर उसके साथ है। बीजेपी में ने अजित पवार को बाहर निकाल के वो पावर सेंटर को वीक किया। तो आप इतने खफा हो कि वो पावर सेंटर को वीक करने के लिए उन्होंने अजीत पवार को अपने में इंक्लूड किया कि आप अपना वोट ना देके उसी पावर सेंटर को जिताना चाहते हो। मैंने कहा ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर तेरे को समझ में आया तो मेरे को समझाओ। मतलब आप, वो है ना, एक शेर है कि दिल जला है तो जालिम अपना घर भी जला कर देख, दुनिया को पता तो चले कि कहीं आग लगी है। मतलब कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है लाइक उस पे, आपकी मोरालिटी और जो वो सेंस ऑफ एथिक्स है वो सिर्फ लीनियर है। आप ये नहीं सोच सकते कि वो दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में किस तरह से काम होता है। अगर मोरालिटी ब्रिटिश की होती, जिन्होंने सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर कासिम को लाया, मीर कासिम को लाने के मीर जाफर को लाया, मीर जाफर को लाने फिर मीर कासिम को लाया, अगर ऐसी अगर वो मेंटालिटी उनकी होती तो वो भारत पे कभी रूल ही नहीं कर सकते थे। करेक्ट। और इनका एंटी करप्शन का भी बहुत चलता था, वो अब मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, दैट दैट वर्ड एंटी करप्शन या परिवारवाद, खाऊंगा नहीं खाने दूंगा नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर, दे हैव लॉस्ट द चार्म। सी द थिंग इज, एट द लोकल लेवल, जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो वही हैं जो पहले थे। वो तो चेंज नहीं हुआ। जब मोदी जी नहीं आए थे तो बीजेपी के लोकल लेवल पे जो कैंडिडेट्स थे वो भी तो आपस में वैसे ही काम करते थे ना, वो इलेक्शन में जीतने के लिए जैसे बाकी लोग करते थे। तो करप्शन ऐसे नहीं है कि यहाँ जो भारत के जो लोएस्ट लेवल पे वो नहीं थी, वो हमेशा से थी, वो आज भी है। वो बात करते हैं डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर की। ठीक है, वो सारा का सारा 10,000 रुपया वो टॉयलेट का बनाने के लिए वो एक इंसान के बैंक अकाउंट में चला गया। बाहर निकले, बाहर एक काउंसलर बैठा है, काउंसलर के लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा वो जो आपको 10,000 मिला उसके 8,000 हमें दो, नहीं तो हम आपको जीने नहीं देंगे। वो 8,000 उनको दिया, 2,000 बचा। उस 2,000 का क्या टॉयलेट बनाओगे आप? और ये चीज मैं लगातार बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोकल लेवल पे, इनफैक्ट वो जो काउंसलर जिसके लोग बैठे थे वो खुद बीजेपी का था। तो बात ये है, लोग ये कहते हैं कि करप्शन एक्चुअली बढ़ गई है। जो सी ठीक है, वो जो हाई लेवल पे जो करप्शन है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। मोदी जी नहीं लेते, बाकी आसपास के मिनिस्टर्स नहीं लेते, पर जो लोकल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं और जो बाकी लोग काम करते हैं, वो तो वैसे के वैसे ही है ना। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैं टैक्सी में जा रहा, किसी से बात कर रहा था, वो टैक्सी ड्राइवर से। वो कहता है पहले जो था हमारा फाइन जो था वो 200 रुपए होता था, अब उन्होंने बढ़ा के 5,000 कर दिया है। नहीं, वो 500 रुपए था, अब उन्होंने बढ़ा के 5,000 कर दिया था। जब 500 था तो मैं 200 रुपए देता था, मैं छूट जाता था, क्योंकि वो हमेशा वो अपना पैसा बनाने के लिए वो मेरे को गलत तरीके से वो साइड पे वो खड़ा कर देते थे। कहते हैं अब 5,000 है, अब मैं 2,000 से कम मैं निकल नहीं सकता। तो कहता है मेरे लिए तो नुकसान हो गया कि इन्होंने वो और स्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पर नुकसान कर दिया, बिकॉज वो पुलिसमैन तो चेंज नहीं हुआ, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो
ये जो है करप्शन अगर खत्म करनी है तो भारत में डिक्टेटरशिप के अलावा और कोई आंसर नहीं है। आपको जब तक आप आयरन हैंड से और बिल्कुल डिक्टेटरशिप से काम नहीं करेंगे, भारत से करप्शन निकलनी बहुत मुश्किल है। तो वहां मत जाओ, वहां जाओ जो आप काम कर सकते हो। अगर वो कुछ एडवाइस करना चाहूं, मैं ये कहूंगा कि भारत के अंदर अगर कुछ करना है तो दो चीजें करो जिससे साफ जो चेंज है वो दिखाई देगा और लोगों की लाइफ्स भी बेटर होंगी। पहला, वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करो। जो भारत के अंदर इतना गंद पड़ा रहता है उसको साफ करो। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पुअर है, उसको एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बना के एक एक एनफोर्स करो कि वेस्ट मैनेजमेंट का हम ख्याल करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां सॉइल जो है वो दिखाई दे। हमेशा या तो उसको कवर करो विद ग्रास एंड वो ग्रीन करो, वो पूरे वो जो हैं जो वो सिटीज एंड टाउन्स हैं। बिकॉज हमारे डस्ट, सबसे बड़ा पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो है डस्ट। अगर आप देखो आईआईटी की जो रिपोर्ट थी जिसके बारे में बात हुई थी पहले, जब दिवाली के टाइम जो बैन हुए थे, तो उसमें सबसे पहली चीज या तो वो है स्टबल बर्निंग या डस्ट है। तो डस्ट क्यों फैलती है? क्योंकि वो जो है वो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, वो घर बनाते हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। भारत में अगर आप कहीं भी चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, आप मलेशिया चले जाओ, जो कंट्रीज चेंज हुई हैं उन कंट्रीज में आपको डस्ट नहीं दिखाई देगा। वो इसलिए नहीं दिखाई देगा, या तो वो कवर कर देते हैं बाय सीमेंट या बाय ब्रिक्स या बाय ग्रास, बिकॉज दैट दैट रियली मेक्स थिंग्स वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लीन। तो दो चीजें करो। अगर आप भारत का जो नॉर्मल सिटीज हैं उनको आप क्लीन कर दोगे, नॉर्मल टाउन्स हैं उनको आप क्लीन कर दोगे, तो लोगों को लगेगा हाँ मेरी जिंदगी में कोई फर्क तो पड़ रहा है। बाकी चीजों, आप करप्शन को नहीं निकाल गुड सकते। फीलिंग हाँ आएगी, गुड फीलिंग चेंज आएगी, आएगा। आप देखते हो, हाँ, थोड़ा चेंज आएगा, आई एग्री थोड़ा। नहीं, उन्होंने दे ट्राइड, देशी, बिकॉज़ दे सेड ना, उन्होंने झाड़ू उठा के झाड़ू भी लगाया, बहुत कुछ किया, दे ट्राइड क्लीन भारत कैंपेन एंड एवरीथिंग, बट द पॉपुलेशन इज़ सो बिग एंड पीपल आर सो कैजुअल, बहुत ज़्यादा, मतलब पान का वो निकाला गुटखा, पुच ऐसे पूरा मारा और निकल लिए। वो जो बिल्कुल बॉटम तक जाकर ये चीज़ दिमाग में डालने वाली ना, इट विल टेक एट लीस्ट नेक्स्ट 25 इयर्स मोर, बिकॉज़ वो मैं अक्सर जाता हूँ ना, जब मेंटालिटी। मैं सुबह जाके देखता हूँ वो झाड़ू लगा रहे होते हैं लोग, वो ना झाड़ू लगा के सारा का सारा कूड़ा एक साइड पे डाल देते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि वो कोई वेस्ट मैनेजमेंट का एक एक प्रोसेस है जहां वो जाएगा, उसके बाद कहीं और जाएगा, उसको वो जला के उसकी वो प्रोसेस करेंगे चीज़ों को और कुछ वो प्रॉफिट बनाएंगे अपना उससे। ऐसा तो नहीं हो वहां पर। आप वो अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू इज विल नॉट बी द आंसर फॉर दिस। स्वच्छ भारत अगर करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्लियर प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा। जी। जब तक वो नहीं होगा, वो नॉर्मल लोगों की लाइफ्स चेंज नहीं होंगी। नॉर्मल लोगों को लाइफ्स अपनी बेहतर करनी है, वो हो नहीं पा रहा। आप सिटीज को वो चेंज नहीं कर पाओगे इतना। अगर करना है तो उसके लिए अगेन डिक्टेटरशिप की जरूरत पड़ी। आप कैसे चेंज करोगे जो सिटीज हैं? आप लोगों के घर बना सकते हो, आप घर बनाओ, पर घर बनाने का भी प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल लेवल पे जो जो वो हो रहा है, जो करप्शन हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हमने किया तो जो हमारे जो मेन नैरेटिव्स हैं वही फॉल फ्लैट कर जाएंगे। सी, अगर मोदी सिर्फ अगर वो करप्शन के बारे में बात करते रहे और लोग समझेंगे ये तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी जिंदगी में, तो उनका कहेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, इनफैक्ट वो अपनी तरफ से नेगेटिव, सच बोल आई रहे हैं। टेल यू व्हाट, आपने जो टैक्सी वाला एग्जांपल दिया है, उसी के पैरेलल में एक और एग्जांपल मेरे पास है, एंड दिस इज कमिंग बिकॉज़ मैं तो भारत में रहती नहीं हूँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी वेरी बिग इन द सोशल मीडिया। जीएसटी का जो पावर है वो टैक्स ऑफिसर्स के हाथ में काफी हद तक चला गया, राइट? तो पहले क्या होता था कि जीएसटी बहुत आसान होता था फिर भी सेटल करना, अब क्या है, ये एग्जैक्टली वर्बेटम बता रही हूँ मैं,
तो मुझे ऐसे बताया था गायत्री, पहले क्या होता था कि जीएसटी में जो भी है हम थोड़ा ऊपर नीचे करके एंड वी यूज्ड टू पे। अब क्या है, अब जो ऑफिसर्स आते हैं वो कहते हैं भैया 4 रुपए हमें दे दो, नहीं तो तुमको 10 रुपए का फाइन लगाकर हम देंगे। और वो 10 रुपए आपको 10 पे प्लस डिले या कुछ है तो वो आपको 15 भरना पड़ता है, जो कि इनिशियल अमाउंट माइट हैव बीन 2, जो जो राइट, रियल अमाउंट रहा होगा वो 2। तो 2 से 4 ऑफिसर्स को, 2 आपने नहीं भरा तो 4 ऑफिसर्स को, और नहीं तो फिर आपको सीधे 12 या 10। सो दिस दिस गेटिंग स्ट्रिक्ट क्या होता है ना, कहते हैं ना रेत, रेत को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ते हैं ना तो वो भी यहाँ से निकल जाती है, फिसल जाती है। हुँ, तो हुँ, उसको उतना स्ट्रिक्ट नहीं पकड़ना है कि वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट, है ये सोशल राइट, फैक्टर्स है, हम लोग ह्यूमन है, किसी की प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। डिक्टेटर बनना मोदी जी के बस की नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज द कंट्री इज सो वास्ट एंड डाइवर्स एंड थिंग्स। शी जिनपिंग का ही देख लीजिए, शी जिनपिंग पागल हो गया लिटरली, आई मीन आई एम टॉकिंग इन वेरी कैजुअल वर्ड्स, बट ही इज लिटरली गॉन मेगालोमेनियक। वो पागल हो राइट, चुका है। मतलब वो ट्रेन से सफर नहीं करता है, वो फ्लाइट से सफर नहीं करता है, हर तीसरे दिन किसी न किसी ऑफिसर के खानदान को मरवा रहा होता है डर में कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। राइट? तो वी कैन नॉट डिक्टेटर बन नहीं पाएंगे और हो भी नहीं पाएगा, बट चीजों को आप थोड़ा सा, यू ऑलवेज गो लिटिल लिटिल प्रोग्रेसिव, छोटा छोटा टेस्ट करते करते कि भाई क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, पॉजिटिव ले लीजिए उसका। आप बहुत एकदम अचानक से सारे दुश्मन इकट्ठे कर लिए, एकदम अचानक से आपने सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर ली कि मैं, आई इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्लान जो उनके दिमाग में है भारत के लिए, वेरी वेरी राइट, एम्बिशियस, एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो इतना बढ़िया सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सी, वो जिन लोगों की लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करें, दैट्स 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, द अर्थ हैज राइट, 16 बिलियन, राइट? राइट, तो उतना आसानी से पॉसिबल नहीं, उनको ह्यूमनली जाना पड़ेगा। इस मामले में ना मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी, मोहम्मद हुँ, बिन सलमान, ठीक है? हुँ, एक लॉ लेकर आता है, फिर देखता है अच्छा कौन सा मौलाना है जो उठ के खड़ा हुआ। राइट, राइट? राइट, देन वो तो कुछ कुछ गिर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाता है, ठीक। अदरवाइज जो जो चेंजेस ही इज ब्रिंगिंग, इट्स नॉट पॉसिबल जिस तरीके के, करेक्ट, नहीं तो उनको रात को ही मार देंगे, उनके बेड में ही निपट जाएंगे वो। मारा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? फिर एक और लेकर आते हैं चेंज, फिर देखते हैं अच्छा आप कौन है, किसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, बताओ कौन किंग पिन है। सो द चेंजेस हैव टू बी स्लो एंड ग्रेजुअल, also it gives राइट, time for people around to adjust and accommodate, and अब जैसे करेक्ट, आपने पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन बना लिया, 26 दूल्हों की दारा बारात को दुश्मन बना लिया, सीआईए को दुश्मन बना लिया, जुडिशरी को दुश्मन बना लिया। मतलब लिटरली सभी एक साथ खड़े हो गए ना। दिस कुड हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड एंड टेकन ग्रेजुअली, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी देश सर, वो बना नहीं पाएंगे वो तो ठीक है, पर वो बिगाड़ जरूर सकते हैं काम, ये बात सभी हाँ। जानते हैं। ठीक। वो एक्चुअली तो एक सलवत और बाबोनेस जो हैं उन्होंने एक ट्वीट डाला था, मेरे को दोबारा मिला नहीं, शायद उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट, काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट से उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही उनको बता दिया था कि बीजेपी को 2000 वो 240 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी और पूरे इंडिया अलायंस को मिला के 230 के आसपास मिलेंगी। कहते हैं इसको उसको कैसे पता था? कहता है जब मैंने पूछा और उसने कहा, उसने ये भी कहा इनफैक्ट, मतलब मैंने लाइक उसकी बात पे ये उससे सोच के ये नहीं बोला, पर उसने कहा कि हिंदू सोसाइटी के अंदर वो एक 2 रिफ्ट डालना चाहते हैं। 2-3 रिफ्ट बना के 2-3 ग्रुप्स बनाएँगे अलग से। तो अगर हम देखें कि जिस तरह से राम मंदिर के टाइम में शंकराचार्य उनका एक अलग मत रहा, उसके बाद भी अलग रहा और बाकियों का अलग रहा। उस तरह से अगर देखें तो वाक़ई में ये काम चल रहा है और कौन-कौन उसमें इन्वॉल्व्ड है वो पता नहीं, पर ब्यूरोक्रेसी जानती ज़रूर है कि ये हो रहा है। वो खुद इन्वॉल्व्ड है या नहीं है वो अलग बात है। सी द इनफैक्ट थिंग इज़ कि ऐसे अगर मौकों मैं पे ना, अगर जैसे सर आप ये बता रहे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, हुँ, ऐसे मौकों पे जब आप अकेले हो और आप इतने बड़े सिस्टम से लड़ रहे हो, आपको कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके अपने साथ रखना पड़ेगा, कुछ कमियों हुँ, को नजरअंदाज करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। क्या हम अपने करेक्ट। परिवार में मैं अपनी ही बात करती हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल हुँ, ही नहीं हूँ। मेरे अंदर 10 अगर अच्छे पॉइंट होंगे तो शायद 12 नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, या 10 ही नेगेटिव पॉइंट होंगे। सो ये ह्यूमनली सोसाइटी है, कुछ लोग कुछ चीजों की तरफ आंखें बंद करनी पड़ती हैं। करेक्ट, ह्यूमन्स नीड द सोसाइटी, तो इनको, हम लोग बहुत छोटे हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानती हूँ, बट ही शुड हैव मेड कॉम्प्रोमाइजेस एटलीस्ट फॉर 3 to 4 टर्म्स। और ये जो
जयशंकर जी के बयान वायरल होते हैं, दोवल जी के बयान वायरल होते हैं, ये कुछ एक चीज़ें गोइंग आउटसाइड इंडिया हैव आल्सो फायर्ड बैक बैडली, मैं ये भी राइट। मानती हूँ, राइट? सॉरी आई क्योंकि इंटरप्टेड। सी द थिंग इज, अगर हम देखें पिछले 100 सालों में कौन सी ऐसी कंट्रीज थी एटलीस्ट एशिया में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी और जो फर्स्ट वर्ल्ड बनी। अगर हम देखें, चाइना उनमें से एक है। चाइना की तो स्टोरी आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं। सिंगापुर की स्टोरी जो है वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ली कुआन यू जो थे वो डिक्टेटर थे। उन्होंने सिंगापुर को $400 पर कैपिटा से 80,000 पर कैपिटा पर लेकर गए। बहुत सारे लोग जो इंटरनल जो हैं सिंगापुर के, वो मुझे बताते हैं कि वो एक डिस्टोपियन सोसाइटी है। वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वो ऐसा नहीं है जैसे बाहर के लोग सोचते हैं। पर ये भी सच है कि वहाँ पर कैपिटा में इतना बड़ा चेंज आया। साउथ कोरिया एक और कंट्री है, वहाँ भी डिक्टेटरशिप No, थी। no, I'll pause you here. I'll pause you here. हुँ, Now, this is what I love about Africa. People think it's a third world. ठीक है? राइट। यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको पहले ये डिसाइड करना है जैसे मोदी जी बोलते हैं ना इकोनॉमिक ये वो इतने सारे बस हुँ, स्टैंड फलाना ढिमकाना उनके जितने भी आईटी सेल वाले लोग एक दो लोगों को मैंने भी बुलाया हुआ तो वो रट रखा है मतलब ऐसा है बटन ऑन करो इतने हॉस्पिटल बनाए इतना ये किया इतना किया आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस राइट। नाउ सिंस वी टॉकिंग राइट आपको सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है मैं हुँ, अफ्रीका में रहती हूँ यहाँ पर बहुत गरीबी है कई जगह पे बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता क्योंकि जब मैं उन लोगों को देखती हूँ उनके स्माइलिंग फेसेस होते हैं हुँ, एटलीस्ट सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जहाँ पे भी इस्लाम पहुंचा नहीं है बहुत ज्यादा द सोसाइटी इज वेरी कोहेसिव गरीब है अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत इंटैक्ट है आप सुबह गुड मॉर्निंग मतलब जाते जाते अपने देख रहे हैं ना वो ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग कोई जरूरी नहीं कि आप जानो एक दूसरे को कोई हुँ, ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन हो या फ्रेंड्स हो, नहीं। अनजान लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जब आते हैं हुँ, तो बात करने का तरीका बहुत लहज़े वाला है। तो द पैरामीटर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी सेट यहाँ पे बहुत अलग है। अगर आपने हुँ, किसी को लेडी बोल दिया मतलब आपने गाली दे दिया। द फनी थिंग इज़ व्हेन माय सन कम्स टू इंडिया तो ही इज़ ऑलवेज़ लाइक व्हाई आर पीपल हॉकिंग द होल टाइम कि सॉरी सर वो थोड़ा-सा क्योंकि यहीं पैदा हुआ ना मैं हुँ, क्योंकि लंबे टाइम से थी इधर करेक्ट। बिकॉज़ ऑफ फैमिली नीड्स तो ही इज़ लाइक व्हाई आर पीपल हॉकिंग द होल टाइम बिकॉज़ वी आर नॉट यूज्ड टू वो है नहीं हुँ, आदत यहाँ पे कि आपने हुँ, हॉन्क करो मतलब हॉर्न बजाओ बार-बार आप उसमें हो। तो सोसाइटी के पैरामीटर्स अब जैसे यू सेड द सिंगापुर सोसाइटी इज़ you used a डिस्टोपियन word डिस्टोपियन dystopian राइट। dystopian society. So do we want a society like that, or we want a where you have, you have Range Rover, you have AC, and you have a bungalow, but yet you are taking antidepressant and also committing suicide. Now this is where the society heads. आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा-पैसा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म सोचते हैं। मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक जो मेन कैरेक्टर थे, अब तो शायद रिप्लेस कर दिया है। वो कहते हुँ, थे, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब कुछ खा लो और कितना खा लोगे, पर माँ के हाथ की रोटी हमेशा फ़ेवरेट रहेगी या माँ के हाथ की रोटी कहाँ से लाओगे? सही End of बात। the day, there has to be a balance between the economic development and between the ethics and morals in the society. राइट। कहीं एक पैसे के पीछे भागते-भागते क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मुझे ये जो समझ में आया लाइक आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, आई कॉल्ड हुँ, कपल ऑफ पीपल एंड दे हैव बीन उनका ना उन्होंने रट रखा है, इतने हॉस्पिटल, इतने आईआईटी, इतने ये, वो, इतना वो, ठीक है, ओके, हिंदुओं के मतलब सी दैट इज़ नॉट ऑल दैट वी वांट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन्स हमें सोसाइटी चाहिए, हमें लोग चाहिए। आपने मंदिर कितने बनवाए मुझे ये बता दो। हुँ, आपने मंदिरों में क्या-क्या करवाया? मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है अगर बीजेपी स्पॉन्सर करती है और बोलती है कि हमने हमने पंडितों के लिए एक बहुत बड़ी सभा रखाई है कि आप पंडित आएँ, मिलें, उठे, बैठें और बात करें। और हुँ, सोसाइटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं उसके बारे में डेल्व करेंगे। या हिंदू सोसाइटी में क्या-क्या गलत हो रहा है उस पे विचार-विमर्श करें। आप सिर्फ़ ये बात करें कि आपने कितने बस स्टैंड बनवा दिए, कितने टोटियाँ लगवा दी, करिए, वो भी करिए बट इसको नेग्लेक्ट मत करिए। क्योंकि राइट, ये रहेगा तो आप कमर्शियल डेवलपमेंट, कंज्यूमरिज़्म वाला डेवलपमेंट कर लोगे। ये नहीं रहेगा तो आप सारी डेवलपमेंट धरी रह जाएगी एंड विल बी लाइक जस्ट लाइक द वेस्ट, वेयर करेक्ट, एवरी सेकंड पर्सन और एवरी थर्ड पर्सन इज़ टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट और डूइंग सुसाइड नहीं तो वो नंगे होके वो प्राइड परेड में घूम रहे हैं, कुछ और नहीं राइट। मिला तो, राइट?
See, the सॉरी thing आई वेंट। is कि गवर्नमेंट जो है वो तो सबके लिए काम करेगी, बट जो पार्टी है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल करना चाहिए कि अगर अगर तो आप टेम्पल्स को नहीं निकाल सकते फ्रॉम गवर्नमेंट हैंड, कम से कम ये तो करो कि जैसे आपने कहा कि जितने पंडित लोग हैं जो उन मंदिरों का ख्याल करते हैं, उनके लिए कम से कम कॉर्पस फंड तो बना सकते हैं ताकि वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह जी सकें। उनके पास तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। हमारे मंदिरों का अपकीप करेगा कौन कि अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे? कम से कम कोई ये तो कर सकता है। हमारे इतनी सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में। अब आप देखो, अगर आप अ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो मुनव्वर फ़ारूकी एक कॉमेडियन है। उसने हिंदू देवी-देवताओं को बहुत गालियाँ दी। वो उसको एमपी में अरेस्ट कर लिया गया, इंदौर हाई कोर्ट में। उसका केस लगा था बेल के लिए। बेल के लिए एक बहुत बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर जो हैं, जो एक लॉयर हैं, विवेक तनखा जी, वो इंदौर हाई कोर्ट गए उसका बेल का केस लड़ने के लिए। एक एक नॉर्मल कॉमेडियन जो कि इतना पैसे वाला भी नहीं है, उसका केस लड़ने के लिए विवेक तनखा जैसे एक सीनियर एडवोकेट इंदौर जकात हाई से कोर्ट गए। पैसा आ रहा है ना, पैसा जकात से आ रहा है, इंदौर हाई कोर्ट मंदिरों गए। का पैसा लेकर, तो और मैं इनका वही कह अपना रहा हूँ जकात कि पैसा। ये एक इकोसिस्टम है जो आपके जो उनके जो एसेट्स हैं उनको बचाता है। आपके एसेट्स को कौन बचाता है? आपके जो राइट। आपके बारे में जो बात करने वाले हैं उनको बचाता कौन है? और क्यों ना बचाए? आप एक वॉर में हो और उसमें आप आपके जो अपने लोग हैं उनको आपने निहत्था ही छोड़ दिया। तो आपके लिए लड़ेगा कौन? और कैसे लड़ेगा? तो हम तो अभी वो ना थोड़ा-सा किचन नाइफ चेंज तो लेके आया है। AK-47 वालों आई से वुड लड़ाई कर रहे हैं। I think there has been a small change, I would say. Maybe this is just a beginning, or maybe देखते हैं आगे कहाँ जाएगा. It's too early to comment. But जैसे अजीत भारती के टाइम पे the BJP got very proactive. ऑल्सो अभी रिसेंटली एक वेस्ट बंगाल में भी केस हुआ है, परसों मेरे ख्याल से परसों नरसों, एंड शहजाद पूनावाला इमीडिएटली इंटरवीन्ड एंड उस यूट्यूबर को वापस लाया गया है घर, वो उठाकर ले गए थे वेस्ट बंगाल हुँ, की पुलिस। सो ही वाज रिस्क्यूड बाय द वेस्ट बंगाल लीडर्स, सो दे गॉट वेरी प्रोएक्टिव। सो दिस थिंग इज हैपनिंग, बट वी वांट अ बिगर पीस नाउ, बिकॉज सबके ऊपर खतरा बहुत बड़ा है। ऐसा ना हो जब हुँ, तक वो एक्चुअली फुली एक्टिव हो तब तक हम में से आधे लोग ही निपट जाएंगे। वो भी एक हुँ, फैक्ट है। एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि पैसे देकर खरीदा भी जा रहा है लोगों को, और बहुत लोग हाँ, हताश हैं, राइट? जी। सर बिल्कुल, वाइंडिंग अप कमेंट्स। ठीक है। से योर तो आई लास्ट थिंक कमेंट्स। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, पहली चीज़ तो हमें ये मोरालिटी और रियलिटी में एक फ़र्क वो जानना चाहिए कि असली हमारे सामने सिचुएशन है क्या? तो उस हिसाब से हम आगे चलें और ये जानें कि भारत पे अभी भी वही खतरा है जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये जानना पड़ेगा कि हम में अपनी कोताहियाँ क्या हैं, और ये जानने के लिए कि हम जो एक्शंस कर भी रहे हैं, वो कहीं वो कहीं ऐसे तो नहीं है जो हमें खुद को ही ले डूबेंगे। तो उसके बारे में ढंग से एनालिसिस करके वो चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आने वाले टाइम में हमारा सक्सेस से ही हमारा कहीं फेलियर पैदा ना हो जाए। और इसमें मैं जाते-जाते इतना कहूँगी कि अपनी लीडरशिप पर भरोसा रखिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, आप में और हमसे, उनकी इंटेंशन सही है। अगर आपको पता है कि वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ फीडबैक मैकेनिज़्म। इस बार ये जो गया लोकसभा इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट गया, आई एम श्योर दिस इज़ अ वेरी बिग फीडबैक। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर अभी नहीं सीखेंगे, अभी नहीं सुधरेंगे, तो डेफिनिटली वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। फिर तो वी आर डूम्ड। दैट इज ऑल आई वुड से। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से चेंजेस चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, दो चार लोगों को उड़ाने की भी तैयारी है बहुत जल्दी मिनिस्ट्रियल पोजीशन से। दे मिस यूज देयर पोस्ट इन ऑर्डर टू मेक उनको सबक सिखाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदू आपस में एक दूसरे को इतना सबक सिखाने में लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि घर के बाहर कोई तलवार लेकर खड़ा है। दैट्स अ हुँ, प्रॉब्लम। अपने आपस में सबक सिखाना छोड़ दीजिए। अगर आपके छोटे-मोटे नुकसान होते हैं, उनसे बाहर निकलिए।
यूनाइटेड रहिए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टुगेदर। राइट। मैं सर आपको पता नहीं है, मैं यहाँ पे कई शॉप्स ऐसी हैं जो मुस्लिम शॉप्स हैं और उनके वहाँ सस्ता सामान मिलता है, और मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं आई हूँ, बहुत मैं मिडिल फैमिली से हूँ, एंड यू नो माय बैकग्राउंड राइट, मैंने कितनी बार डिस्कस किया। मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली जाऊंगी, पर मैं वहां से सामान नहीं खरीदती हूँ, हो जाए कुछ भी जाए, मैं नहीं खरीदती हूँ। नहीं बनेगी क्या होगा, जब किसी दिन दाल नहीं बनेगी, किसी दिन सब्जी नहीं बनेगी, घर में बाकी चीजें भी तो है। तो हम्म। छोटी-छोटी सबकॉन्शियस चेंजेस आर वेरी नेसेसरी। हैव फेथ ऑन योर लीडर। मेरे ख्याल से हज़ारों साल बाद कोई हमें अच्छा लीडर मिला है, सबक सिखाने के चक्कर में, ये गलती ना कर दीजिएगा। हम्म। सबक सिखाना है, तो बहुत तरीके और मिलेंगे, बट अदर यू वोंट हैव, यू आर नॉट हियर फॉर 1000 इयर्स, यू वुडंट इवन हैव हिंदूज़ लेफ्ट, तो सबक किसको सिखाओगे फिर बाद में? हम्म। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक जॉइनिंग। यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देश कपूर सर का दृष्टिकोण.com अ मस्ट सब्सक्राइब एंड रीड। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, हफ्ते में एक ही बार आता है संडे को। रीड आर्टिकल्स, और उसी के साथ मेरा ऑल्ट नीट मीडिया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड आई हैव सीन कपल ऑफ देम इन द लाइव। आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से वीडियो शेयर करें। 12 इयर्स एंड अबव कोई भी बच्चा देख सकता है। हाँ, आपको लगता है कि वीडियो बड़ी है क्योंकि हम समझाते हैं डिटेल में, गहराई में जाना पड़ता है, जड़ को समझना पड़ता है। तो आप इंफॉर्मेशन भी शेयर करें ना, मैं उसमें भी बहुत खुश होंगी। मुझे आप चाय पे, टी पार्टी पे, या फिर अपने घर में खाते पीते, आप ये इन्फॉर्मेशन भी अपने आसपास के लोगों से शेयर करेंगे ना, तो उसमें भी मुझे लगेगा कि हम जिस काम के लिए निकले हैं वो काम अचीव हो रहा है, वो एजेंडा एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो ये जरूर करिए आप प्लीज। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन जरूर बांटिए। दिस इज ऑल द रिक्वेस्ट आई हैव। इसी के साथ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा ट्विटर आईडी स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।